नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज एक विशेष वीडियो के साथ हम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। एमपीपीएससी का अगर प्री का सिलेबस अगर आप बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं तो उसके यूनिट 7 में आपको दिया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। और उस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें से एक दूसरे नंबर का अगर आप टॉपिक देखेंगे तो उसमें दिया गया है आपको विज्ञान की महत्वपूर्ण संस्थाएं और अनुसंधान केंद्र और कुछ उपग्रहों के बारे में दिया गया है। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आसानी से 4 नंबर 6 नंबर तक को आपको स्कोरिंग देता है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस सेगमेंट के मात्र सिर्फ इस छोटे से टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट 7 से तो 8-10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, परंतु सिर्फ एक ऐसा ये टॉपिक है जहाँ से आपको बहुत आसानी से आप यहाँ से नंबर कैप्चर कर सकते हैं। परंतु ये आप एक साथ अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी। इसलिए आज से प्रदीप IAS एकेडमी द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम रोज़ आपको एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र एक 2 दिन के अंतर में हम आपके लिए वीडियो डालेंगे। पूरी डिटेल में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। जनरली क्या होता है, पहले एग्ज़ाम में स्थापना, उसका मुख्यालय और कौन उसका प्रमुख है, ऐसे सवाल जनरली पूछे जाते थे। परंतु लास्ट ईयर PSC के पेपर से हमें ये समझ में आया है कि अब हमें वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र जितने भी हैं उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री भी पता होना चाहिए, उसके कार्य हमें पता होना चाहिए, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसका कार्यक्षेत्र कितना विस्तृत है, कौन कौन से कार्य उसने किए हैं, कौन कौन से उसने उपकरण बनाए हैं, कौन कौन से उसने अभी तक अनुसंधान किए हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। इस कारण से आज आपके सामने ये वीडियो में मैं एक अनुसंधान केंद्र के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा आप, और अगर लगता है आपको कि इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, आपके लायक है और शेयर करने लायक है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों तक, ठीक है। तो यूनिट 7 का हम यहाँ पे टॉपिक कवर करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो यकीन मानिएगा रिवीजन करते समय आप चीज़ें भूल जाएंगे, आपके पास कंटेंट नहीं होगा। तो प्रॉपर एक शब्द का नोट्स बनाइएगा आप, और मैं बहुत आराम से आपको एक चीज़ें समझाने वाला हूँ यहाँ से। यूनिट 7 के अंदर मैं टॉपिक नहीं डालूंगा, यहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हम एक करके वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र पढ़ेंगे। इस सेगमेंट में जिस अनुसंधान केंद्र को आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है CSIR। CSIR क्या है? CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हिंदी में अगर देखें तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान या केंद्र, आप जो भी इसको कहें, इसको लिख लीजिए आप। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान केंद्र या संस्थान, ठीक है। काउंसिल, इसको एक्चुअल में परिषद कहा जाएगा, ठीक है। केंद्र नहीं, परिषद कहेंगे आप इसको। क्या कहेंगे? परिषद, क्योंकि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका पूरा नाम है। सबसे पहले तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा CSIR के बारे में, कि एक्चुअल में CSIR के बारे में हमें जान लेना चाहिए। तो उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें जानना चाहिए हमें। CSIR क्या है? भारत के अंतर्गत जितने भी औद्योगिक अनुसंधान केंद्र हुए हैं, जितने भी औद्योगिक अनुसंधान परिषद हुई हैं, उसमें ये सबसे बड़ा है। तो बुलेट पॉइंट बना के लिखना है हमें यहाँ पे, बुलेट पॉइंट। भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है ये। क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। इसके साथ ही क्या है, ये एक अखिल भारतीय संस्थान भी है, अखिल भारतीय संगठन। इसे लिख लीजिए, एक अखिल भारतीय संगठन। अखिल भारतीय संगठन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई संगठन, ऐसा कोई परिषद, ऐसा कोई केंद्र जो ऑपरेट तो केंद्र के द्वारा होता है, जिसमें नियम कानून जो भी होंगे उसका संचालन जो होगा वो केंद्र के द्वारा किया जाएगा, परंतु वो जो अपनी सेवाएं होती हैं वो राज्य को देता है। अगर CSIR को देखा जाए तो ये विभिन्न राज्यों में इसके छोटे छोटे केंद्र भी बनाए हैं जो उस पर्टिकुलर राज्य के लिए काम करते हैं। अखिल भारतीय हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो नियंत्रण है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। परंतु ये सेवाएं जो होती है वो जनरली आम तौर पे प्रत्येक राज्य को देता है। इस कारण से ये क्या है, अखिल भारतीय संगठन है।
इसके साथ ये छोटा मोटा संस्थान नहीं है, बहुत बड़ा विस्तृत संस्थान है। लगभग 37 अनुसंधान केंद्रों का एक समूह है जो इसको पूरे विश्व में विख्यात करता है। तो एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए आप इसमें कि लगभग 37 अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र का समूह है। ये क्या है? अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र का समूह है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे CSIR मतलब वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना की डेट ध्यान रखिएगा, जो कि आपको नहीं भूलना चाहिए। इसकी स्थापना हुई है 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका फाउंडर, संस्थापक भी पूछा जा सकता है आपसे, तो इसका संस्थापक भी जरूर लिखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और इनका नाम आपको नहीं भूलना चाहिए, SS भटनागर। SS भटनागर। अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में, SS भटनागर की उपलब्धियां, उनका जन्म, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो SS भटनागर के द्वारा CSIR का स्थापना 26 सितंबर 1942 को किया गया, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम इसका मुख्यालय अगर देखें तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नई दिल्ली में ही इसका केंद्र है। अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो बहुत अलग अलग जगह आपको, तमिलनाडु में अलग अलग जगह आपको इसके केंद्र देखने को मिल सकते हैं, परंतु इसके जो मुख्य ब्रांच का, जो मुख्य शाखा का जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में बनाया गया है। ठीक है। CSIR के अंतर्गत बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं भी काम करती हैं जो इन्हीं अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत आती हैं, तो उनके अलग अलग मुख्यालय हो सकते हैं, परंतु CSIR का जो मुख्य मुख्यालय है वो नई दिल्ली ही आपको लगाना है। ऑप्शन में अगर आता है तो नई दिल्ली ही आपको क्या करना है? इसका लगाना है। इसके अलावा CSIR के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है जिसको हमें जानना चाहिए। अगर इसकी स्थापना को देखें हम तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत इसको पंजीकृत किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप लिख लीजिएगा। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 में ये आया था। इसके अंतर्गत ये क्या है? पंजीकृत स्वायत्त संस्था है। क्या है? पंजीकृत स्वायत्त संस्था है। तो ये लास्ट ईयर PSC के एग्ज़ाम में आपसे शायद उसके बारे में पूछा था, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में, कि कौन से अधिनियम के अंतर्गत उसका गठन किया गया था, कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया था। तो याद रखिएगा, हो सकता है आपसे आने वाले पेपर में ये पूछा जा सके कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है किस अधिनियम के माध्यम से पंजीकृत किया गया है। तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत इसे पंजीकृत किया गया है और यह एक स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त मतलब स्वतंत्र संस्था है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका जो वित्त पोषण किया जाता है, वित्त पोषण का मतलब इसमें जो भी लागत लगेगी उसका रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, मतलब इसमें कुछ भी अगर आपको पैसा लगाना होगा तो पैसा कहाँ से आएगा। तो इसका जो पैसा आएगा वो मंत्रालय वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसका क्या होता है? वित्त पोषण किया जाता है। इसमें जो भी पैसा लगेगा वो वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसे वित्त पोषण किया जाएगा, इसे पैसा दिया जाएगा ताकि ये अपने अनुसंधान को कंटिन्यू कर सके, अपने संस्था को बराबर प्रॉपर वे में चला सके। ठीक है। अगर इसके वर्तमान निदेशक की हम बात करें, वर्तमान निदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल जो इसके वर्तमान में है। वैसे तो आपको जब पेपर आपका होगा तो उसके आप 15 दिन पहले एक बार चेक जरूर कर लेना कि इसके वर्तमान निदेशक अगर बदलेंगे तो वो चीज़ आपको लिखना है, परंतु वर्तमान में अभी जो इसके निदेशक हैं, वर्तमान निदेशक, ठीक है, निदेशक जो कि वर्तमान वाले के बता रहा हूँ मैं आपको, वर्तमान निदेशक शेखर C मांडे इसके वर्तमान निदेशक हैं। और प्रथम निदेशक की अगर हम बात करें, प्रथम निदेशक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रथम निदेशक की अगर हम बात करें तो प्रथम निदेशक मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी स्थापना जिसने की थी वही इसके प्रथम निदेशक हैं। SS भटनागर जो हैं इसके प्रथम निदेशक माने जाते हैं। SS भटनागर याद रखिएगा। SS भटनागर जो है इसके संस्थापक निदेशक भी रहे हैं, परंतु आपको
सिर्फ प्रथम नहीं बल्कि आने वाले लगभग इसके 1 2 3 4 शुरुआती 4 डायरेक्टर जनरल को तो आपको याद रहना चाहिए। तो आप नेट में जाके इसके क्या करें, आप प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ 5 मिनिमम 5 आप इसके डायरेक्टर जनरल के नाम निकाल लें और उसको याद जरूर रखें। पर मुख्य रूप से तो आपको ये वर्तमान निदेशक और प्रथम निदेशक तो पता होना ही चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। वर्तमान निदेशक शेखर सी मांडे और प्रथम निदेशक जो है इसके SS भटनागर हैं। कई बार आपसे किसी संस्थान का किसी संगठन का आपसे उद्देश्य पूछ लिया जाता है, तो इसका उद्देश्य कोई, आप देखो इसको याद करने वाली बात तो है नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ऐसे वो सभी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे, ऐसे वो सभी राष्ट्रीय महत्व के वैज्ञानिक और अनुसंधान चीज़ें जिसको लेके ये काम करता है, ऐसे वो सभी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान को लेके कोई भी ऐसा विषय होगा जो राष्ट्रीय महत्व का होगा, उसे लेके ये क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उस पर क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उसका विकास करने की कोशिश करते हैं। तो यही एक इसका आप उद्देश्य मान सकते हैं। इसके अलावा इसके संगठन की संरचना अगर हम देखें, संगठन की संरचना का मतलब कि इस संगठन के अंतर्गत कौन व्यक्ति कैसा कैसा होगा, कैसे अध्यक्ष होंगे, कौन कौन इसके सदस्य होंगे, ये सारी चीज़ें हमको जानना चाहिए। तो सबसे पहले इसका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये इसका संगठन की संरचना। संगठन की संरचना के अंतर्गत अगर आप देखें तो सबसे पहले कोई भी संगठन होगा, कोई भी संस्था होगी तो उसके अंतर्गत एक अध्यक्ष जरूर होता है। तो इसमें भी एक अध्यक्ष है, लिख लीजिएगा, इसमें भी अध्यक्ष होगा और इसका जो अध्यक्ष होगा वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री, PM ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का है तो इंडिया का ही होगा, बाहर का तो होगा नहीं, PM ऑफ इंडिया। याद रखिए ये जो अध्यक्ष होगा ये पदेन अध्यक्ष होगा। पदेन अध्यक्ष का मतलब ये इस संस्था का सदस्य नहीं होगा, सिर्फ अलग से कोई व्यक्ति जो उस पर्टिकुलर संस्था का अध्यक्ष कहलाता है और उस संस्था का वो सदस्य ना हो, तब हम उसे कहते हैं पदेन अध्यक्ष। जैसे राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उसका पदेन अध्यक्ष कहलाता है, पदेन सभापति, क्योंकि वो राज्यसभा का तो सदस्य नहीं है, अलग से उपराष्ट्रपति है वो, तो इस कारण से उसे पदेन कहते हैं। तो पदेन का अर्थ क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो उस पर्टिकुलर संस्था का सदस्य ना हो परंतु उस संस्था का अध्यक्ष हो, तो उसे हम कहते हैं पदेन अध्यक्ष। इसके अलावा इसमें एक उपाध्यक्ष भी होगा। कौन होगा इसका उपाध्यक्ष? ये भी जान लीजिए, जो केंद्रीय वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय होगा, केंद्रीय वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो मंत्री होगा वो इसका क्या होगा? पदेन उपाध्यक्ष होगा। ये भी पदेन उपाध्यक्ष ही होगा। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष होगा, भारत का प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष होगा इसमें केंद्रीय वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो मंत्री होगा वो इसका उपाध्यक्ष होगा। तीसरा अगर हम देखें तो इसकी एक शासी निकाय माने हम, या शासी निकाय, ठीक है, या संचालन मंडल, संचालन मंडल है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। शासी निकाय संचालन मंडल का मतलब क्या हुआ कि संगठन के अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं होंगी, जो भी उसके नियम कानून होंगे वो कौन बनाएगा, कौन उसका संचालन करेगा, कौन उसकी व्यवस्थाएं को देखेगा। तो उस मंडल के अंतर्गत जो भी व्यक्ति होते हैं उसे हम कहते हैं संचालन मंडल या शासी निकाय, जो उस पर शासन करेगा और उसमें व्यवस्थाओं को देखेगा, मैनेजमेंट करेगा, उस निकाय को कहेंगे हम शासी निकाय। तो इसमें कुछ सदस्य होते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति इसके अंतर्गत नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का एक समूह होता है, जिसमें सबसे प्रमुख जो होगा वो होगा इसका डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक। कौन होगा? महानिदेशक। इसमें जो सबसे प्रमुख होगा वो डायरेक्टर जनरल होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR, जिसे महानिदेशक, जो कि इस शासी निकाय का सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसमें देखें आप तो इसमें एक सचिव होगा। सचिव, सचिव कौन होगा? जो वित्त विभाग होगा, वित्त विभाग का सचिव। वित्त विभाग कौन सा? व्यय। वित्त विभाग के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी होते हैं उसके अंतर्गत भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, कोई एक्सपेंडिचर का होता है, तो जो एक्सपेंडिचर का वित्त सचिव होगा वो इसका क्या कहलाएगा? शासी निकाय का सचिव भी कहलाएगा। ठीक है,
इसके अलावा इसमें कुछ सदस्य होते हैं, शासी निकाय के कुछ सदस्य होंगे जिनकी संख्या तो डिस्क्राइब नहीं है, परंतु इनका कार्यकाल जो होगा सदस्यों का वो कितने वर्ष का होगा, वो होगा 3 वर्ष का। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष का कार्यकाल होगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें एक सहायक मंडल भी होता है। सहायक मंडल, सहायक मंडल का मतलब क्या होगा कि ऐसे कुछ लोगों का समूह जिनकी संख्या भी निर्धारित होगी और उनका काम ये होगा कि वो इस शासी निकाय को, जिसके अंतर्गत डायरेक्टर जनरल ऑफ है और वित्त सचिव का सचिव है जो व्यय का है, इन सभी को वो क्या करेंगे, एक इनपुट देंगे, मतलब उनकी सहायता के लिए वो उसमें नियुक्त किए जाते हैं, जो कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान से संबंधित विषयों को लेके उनकी सहायता करते हैं। तो ऐसे सहायक मंडल के अंतर्गत लगभग 15 सदस्य होते हैं जो कि विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है भारत सरकार द्वारा। वो ऐसे सदस्यों की संख्या 15 सदस्य होते हैं जो कि इनकी क्या करते हैं, सहायता करने के लिए यहाँ पे होते हैं। और इन सभी का कार्यकाल भी जो होता है, इन सभी का कार्यकाल जो होता है, चाहे वो सहायक मंडल का हो चाहे वो शासी निकाय का हो, इन सभी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। संगठन की संरचना के अंतर्गत अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष होता है केंद्रीय वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मंत्री, शासी निकाय होता है जिसमें सबसे प्रमुख व्यक्ति जो होता है वो डायरेक्टर जनरल होता है, CSIR का महानिदेशक। उसके अलावा उसके अंतर्गत एक सचिव होता है जो कि वित्त विभाग का सचिव होता है, व्यय एक्सपेंडिचर का, वो उसका सचिव कहलाएगा। उसके अलावा भी उसमें कुछ सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अलग से और देखें तो इसमें एक सहायक मंडल होता है जो विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, अनुभवी व्यक्ति होते हैं, उन सभी की एक टीम बनाई जाती है जिनकी संख्या 15 सदस्यों की होती है। उनका काम होता है कि वो शासी निकाय को क्या करें, सहायता करें, उनको इनपुट दें विज्ञान और अनुसंधान के केंद्र में। इन सभी सदस्यों का कार्यकाल भी 3 वर्ष का होता है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। अब इसके कुछ कार्यक्षेत्र हम देख लेते हैं। कार्यक्षेत्र को मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है, अगर यहाँ पे लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर मैं आपको समझाऊंगा ज़रूर, ठीक है। इसके कार्यक्षेत्र का अगर आप दायरा देखें तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये छोटी मोटी संस्था नहीं है, ये एक बहुत विस्तृत संस्था है। पूरे ऑल इंडिया में इसकी ब्रांचेस बैठी हुई हैं, तो इस कारण से इसका कार्यक्षेत्र का जो दायरा है वो बहुत विस्तृत है। और इसके कार्यक्षेत्र के दायरे के अंदर अगर हम देखें तो कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पे ये अपना कार्य करता है, जिन पे ये अनुसंधान करते हैं, उनको मैंने यहाँ पे श्रेणीबद्ध लिख दिया है। जैसे रेडियो एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस फिजिक्स, इसके अंतर्गत ये काम करता है, इसमें शोध करता है, इसमें अनुसंधान करते हैं। समुद्र विज्ञान के अंदर ओशिनोग्राफी के अंतर्गत ये काम करते हैं। भूभौतिकी जियोफिजिक्स के अंतर्गत ये काम करते हैं। रसायन एवं ड्रग्स में अनुसंधान करते हैं। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि CSIR ने इसमें बहुत ज़्यादा सफलता भी अर्जित की है। रसायन और ड्रग्स में अनुसंधान करके कि कौन सी दवाइयों में कौन सा ड्रग्स मिला होता है, कौन सा रसायन मिला होता है, क्या फ़ायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा, इन सारी चीज़ों का उसने क्या किया है, अध्ययन करने का काम किया है। इसके अलावा देखें हम जीनोमिक्स के अंतर्गत काम करता है, ये जैव प्रौद्योगिकी और नैनो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। पर्यावरण अभियांत्रिकी के अंतर्गत काम करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में ये अध्ययन करते हैं, उनमें अनुसंधान करते हैं। और ना सिर्फ इन टॉपिकों के अंतर्गत अगर आप देखें तो ना सिर्फ इसमें काम करता है, बल्कि कुछ सामाजिक प्रयास भी ये लोग करते हैं। सामाजिक प्रयास के अंतर्गत अगर कोई ऐसी तकनीकी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ी तो CSIR उसमें पीछे कदम नहीं हटाता। जैसे सामाजिक प्रयास के अंतर्गत हम देखें तो पर्यावरण से संबंधित कोई भी मुद्दे पे अगर इसको कोई तकनीकी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ती है तो ज़रूर करेगा। पर्यावरण हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पेयजल, भोजन, आवास, ऊर्जा, कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत CSIR अपने अनुसंधान, अपना पूरा रिसर्च करता है। तो ये टॉपिक आपको एक एक शब्द आपको याद होना चाहिए कार्यक्षेत्र की। हो सकता है क्योंकि PSC में कथन वाले क्वेश्चन अब आपसे पूछने लगे हैं, तो कथन वाले क्वेश्चन में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन से विषयों में CSIR कार्य नहीं करता है, ऐसे करके आपसे पूछ लिया जा सकता है। या 3 नहीं करने वाले होंगे, किसी एक को दे देगा कि इसमें कार्य करने वाला कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम CSIR की कुछ गतिविधियों के बारे में जानते हैं कि CSIR एक्चुअल में काम क्या करता है, कौन कौन से उसके मुख्य कार्य के अंतर्गत अगर हम देखें, उसकी गतिविधियों को देखें तो वैज्ञानिक नवाचार से संबंधित भारत में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान का मार्गदर्शन संवर्धन करना। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे केंद्र हैं जो वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, औद्योगिक अनुसंधान करते हैं, उनका सपोर्ट करने का काम करता है CSIR।
इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर उसे ऐसा लगता है कि इनको कोई मदद की आवश्यकता है या इनको कोई गाइडलाइन की आवश्यकता है, किसी प्रकार की कोई सहायता की आवश्यकता है, तो ये काम कौन करता है? CSIR उन सभी वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों की सहायता करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उनका संवर्धन करता है, उनका समन्वय करता है। ये CSIR की गतिविधियों के अंतर्गत है। उद्योग एवं व्यापार विशेष को प्रभावित करने वाली समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन। भारत के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वो है उद्योग, और उद्योग से ही हमारे देश का विकास और उसका पूरा क्राइटेरिया डिसाइड होता है कि हमारे देश की GDP, हमारे देश में आर्थिक विकास, ये सारी चीज़ें उद्योगों पे ही डिपेंड करती हैं। तो अगर उद्योग के विकास में या व्यापार विशेष में अगर कोई समस्याएं आ रही हैं, उसके विकास में भारत की आर्थिक गतिविधियां रुक रही हैं, तो उसका वैज्ञानिक अध्ययन करने का काम भी कौन करता है? CSIR करता है। और अगर CSIR को ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के अध्ययन करने के लिए कोई विशेष संस्था की बनाने की आवश्यकता है, कोई विशेष संस्था की स्थापना करना पड़ेगा, या मौजूदा कोई संस्था है जो इस विषय में काम कर रही है, तो उसका मार्गदर्शन करने का काम करेगा। और अगर संस्था नहीं है तो संस्था बनाने का काम भी कौन करेगा? CSIR करेगा। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा देखें हम शोध हेतु छात्रवृत्ति एवं फेलोशिप देने का काम भी कौन करता है? CSIR करता है। आपने देखा होगा कुछ लोग PhD करते हैं, शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी का पूरा हिस्सा सिर्फ शोध करने में बिता देते हैं। बहुत बड़े बड़े ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत बड़े बड़े अभी भी ऐसे कुछ युवा हैं जो सिर्फ शोध का काम करते हैं, रिसर्च करने का काम करते हैं। और अगर उनकी रिसर्च एक सही डायरेक्शन में अगर जा रही है और CSIR को ऐसा लगता है कि हाँ ये सही डायरेक्शन में कार्य किया जा रहा है और इसे आगे चल के हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो उसके लिए वो उसे छात्रवृत्ति भी देते हैं, उसे फेलोशिप भी देते हैं। उनका अध्ययन, उनका रहना खाना, यही प्रकार की एक प्रकार की फेलोशिप कहलाती है। अनुसंधान के परिणाम स्वरूप रॉयल्टी का भुगतान करना। अब आप समझिए इसको, थोड़ा सा इसको मैं विशेष डीप में जाके आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कोई भी एक अनुसंधान किया CSIR की टीम में, उसमें लगभग कितने सदस्य थे? मान चलो उसमें 10 सदस्य थे। 10 सदस्यों की एक टीम ने किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेके उसने अनुसंधान किया, उसमें रिसर्च किया और रिसर्च उसकी सफल भी हो गई। तो अनुसंधान के परिणाम स्वरूप जब अनुसंधान हो जाएगा, जब उसका रिसर्च हो जाएगी, तो उसके बाद उसमें कुछ रॉयल्टी मिलती है, कुछ पैसे मिलते हैं। रॉयल्टी मतलब पैसे, कुछ पैसे मिलते हैं। तो उस पैसे का एक हिस्सा वो उन सभी लोगों पे बंटवारा करेगा, उन सभी लोगों को बांट देगा जिसमें उस अनुसंधान में उन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन सभी पे वो बंटवारा करेगा। इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से अगर समझें कि जैसे कोई 10 लोगों की टीम है, उन्होंने शोध किया और शोध करने के बाद उनको लगभग 10 लाख की रॉयल्टी मिली। कितने लाख की मिली? 10 लाख की रॉयल्टी मिली। अब ये 10 लाख की रॉयल्टी को वो क्या करेंगे? इसका एक हिस्सा क्या कहलाया? इसका आपका 10,000 रुपये कहलाया। इसका एक हिस्सा 10,000 रुपये कहलाया। 10 लोग थे तो 10 में 1,000 रुपये करके वो क्या कर देगा? बांट देगा। मतलब जो भी रॉयल्टी मिलेगी किसी भी अनुसंधान के बाद, उसका रॉयल्टी का एक हिस्सा उस अनुसंधान में कार्य करने वाले और उस अनुसंधान में पार्टिसिपेट करने वाले उन सभी सदस्यों को दिया जाएगा जिन लोगों ने उस अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये आपको समझ में आया? इसके बाद अगर हम देखें तो शोध पत्रों और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास से संबंधित पत्रिका का प्रकाशन करना। कुछ भी अगर अनुसंधान होता है, कुछ भी अगर ये लोग रिसर्च करते हैं, तो उसके लिए एक पत्रिका में उसके बारे में ये लोग क्या करेंगे? प्रकाशन करेंगे। ये इनकी गतिविधियों के अंतर्गत आता है। मैं आपको ये चीज़ें लिख के इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आम तौर पे आपको कहीं मिलेगी नहीं, किसी किताब में नहीं मिलेगी, किसी चीज़ों में नहीं मिलेगी। ये नेट के अंदर, इसकी प्रॉपर वेबसाइट के अंदर जाके एक एक चीज़ें निकालना पड़ता है। और अगर आप क्लासरूम बैच लेते हैं हमारा, तो मैं तो यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स नोट डाउन कराता ही हूँ, पर आप लोग बाहर ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, इस कारण से मैं आपको लिख के भी चीज़ें बता रहा हूँ कि ताकि आप एक एक प्रॉपर नोट्स बना सकें। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को ध्यानपूर्वक लिखिएगा क्योंकि सवाल आपके इन्हीं के अंदर से आने वाले हैं, ये मेरा ऐसा दावा है। ठीक है, इसके अलावा हम आगे की चीज़ देखेंगे कि CSIR में हमको कौन कौन सी और बातें जान लेना चाहिए। इसके साथ ही अब हम देखेंगे CSIR की कुछ उपलब्धियाँ कि CSIR ने अब तक कौन कौन से उपकरण, कौन कौन से अनुसंधान कर चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक एक चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। लिखने में टाइम ज़्यादा जाता है, इस कारण से मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। उपलब्धियों के अंतर्गत अगर हम देखें तो CSIR ने सबसे पहले दृष्टि ट्रांसमिटोमीटर बनाया। दृष्टि ट्रांसमिटोमीटर क्या है? दृष्टि ट्रांसमिटोमीटर ये एक प्रकार का क्या है? दृष्टता मापी यंत्र है। जो जनरली आप विमान को देखा होगा, कोई भी विमान, वो एक
एक समय पे टेकअप करता है, एक समय पे लैंड करता है। तो जो चालक होता है उसका, जो पायलट होता है, तो उसको ये चीज़ पता होना चाहिए कि लैंड करते समय उसकी ज़मीन से कितनी दृष्टि है, उसको बराबर दिखना चाहिए कि कहाँ पे कितना डिस्टेंस बचा है टेकअप करते समय, लैंड करते समय। तो कुल मिला के दृष्टि मीसोमीटर CSIR ने विमानों के लिए बनाया, जो कि उनको लैंड करते समय, उनको टेकअप करते समय पायलट को दृष्टता मापी यंत्र के माध्यम से बखूबी ज्ञान मिले कि हम कितने डिस्टेंस में उड़ रहे हैं, कितने डिस्टेंस में हमको लैंड करना है, कितने पे उड़ाना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखें हम हेड अप डिस्प्ले। हेड अप डिस्प्ले, हेड अप डिस्प्ले आप जानते हैं कि जितनी CSIR ने इस प्रणाली को इसलिए बनाया कि जो भी लाइट विमान होते हैं, जो भी हल्के विमान होते हैं, जैसे कि तेजस हल्का विमान है, उनके लिए ये हेड अप डिस्प्ले को बनाया गया। इसका कार्य क्या है? जनरली ये ऐसे विमान हैं जो हथियारों को लक्ष्यीकरण करते हैं, मतलब किसी भी हथियार को लक्ष्य करके अगर उनको अटैक करना होता है तो उस प्रणाली के लिए इन्हें बनाया गया हेड अप डिस्प्ले, हल्के विमानों के लिए, ठीक है। और स्वदेशी गायरोट्रॉन, स्वदेशी गायरोट्रॉन क्या है? ये जो बनाया गया है स्वदेशी गायरोट्रॉन को, जो भी परमाणु संलयन की क्रियाएं होती हैं उन सब के लिए हमने क्या बनाया, CSIR ने क्या बनाया? गायरोट्रॉन। स्वदेशी, स्वदेशी मतलब अपने देश में ही बना। तो गायरोट्रॉन का उपयोग क्या है? जो परमाणु संलयन की चीज़ें होती हैं, परमाणु संलयन की क्रिया जिनके अंतर्गत होती है, उनके लिए स्वदेशी गायरोट्रॉन को बनाया गया, ठीक है। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं ये सामरिक क्षेत्र में उपयोग होने वाली चीज़ें। सामरिक क्षेत्र का मतलब युद्ध क्षेत्र में, रणनीतिक क्षेत्र में, वहाँ पे जो भी उपकरण उपयोग किए जाएंगे उनको सामरिक क्षेत्र कहा जाता है। युद्ध के क्षेत्र में यूज़ होने वाले जो क्षेत्र होता है युद्ध का, उसे सामरिक क्षेत्र कहते हैं। उस सामरिक क्षेत्र के अंतर्गत उपयोग होने वाली इन चीज़ों का उन्होंने CSIR ने क्या किया? निर्माण किया। इसके अलावा ऊर्जा एवं पर्यावरण के क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो सोलर ट्री उसने बनाया, लिथियम आयन बैटरी इन्होंने बनाया। अगर कृषि के क्षेत्र में देखें तो औद्योगिक एवं सुगंधित पौधे बनाया, सुगंधित पौधे, इनका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है, इनका उपयोग कुछ दवाइयों बनाने में किया जाता है, कॉस्मेटिक बनाने में किया जाता है, उनका इसने रिसर्च किया। सांबा मसूरी चावल प्रजाति, एक चावल की प्रजाति बनाई इन्होंने सांबा मसूरी के नाम से, ये एक चावल की प्रजाति की खोज की। आर्सेनिक दूषित क्षेत्रों के लिए चावल की किस्म मुक्ताश्री, कई बार पूछा गया है पेपर में, मुक्ताश्री क्या है? चावल की एक प्रजाति है जिसका निर्माण किसने किया है? CSIR ने किया है। ऐसे ही एक चावल की प्रजाति कौन सी है? सांबा मसूरी। और मुक्ताश्री जो है आर्सेनिक से दूषित क्षेत्र जो हैं उन लोगों के उत्थान के लिए उसने क्या बनाया? ये मुक्ताश्री चावल की एक किस्म उसने निर्माण की है, उसका अनुसंधान की है। सफ़ेद मक्खी प्रतिरोधी कपास की प्रजाति, कपास के अंतर्गत आप देखना कि क्या होती, कुछ मक्खियाँ उसको ख़राब करती हैं, कुछ सफ़ेद मक्खियाँ, वाइट फ्लाई जो होती हैं उसको ख़राब करती हैं। तो उसके प्रतिरोधी के लिए उसने क्या बनाया? एक कपास की प्रजाति बनाया जो कि सफ़ेद मक्खियों की प्रतिरोधी होगी। तो ये कृषि के क्षेत्र में इसका योगदान रहा है। अगर हम स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में देखें तो कृषि मवेशियों के लिए JDT का, आप लोगों ने सुना होगा पशुओं में एक रोग होता है, वो होता है फुराव रोग। फुराव रोग से पशुओं के अंतर्गत आप देखिएगा उनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती थी, बहुत ग्रसित होती थी, फैलता था ये रोग पशुओं में। तो उसके उत्थान के लिए, उससे निपटने के लिए CSIR ने क्या बनाया? एक JDT का बनाया जो कि फुराव रोग के उत्थान के लिए उपयोगी है मवेशियों में। इससे क्या होगा? अगर पशु हमारे देश में बचेंगे तो उससे दो चीज़ों का फ़ायदा है। एक तो दुग्ध उत्पादन में भारत का नाम आगे आएगा, दुग्ध उत्पादन हमारा बढ़ेगा। इसके साथ ही मांस उत्पादन में भी हमारा भारत अग्रणी होगा, मांस उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके अलावा समय पूर्व और सेप्सिस रोग से होने वाली मृत्यु के लिए प्लाज्मा डायग्नोस्टिक किट, आप लोगों ने देखा होगा कई प्रकार के ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ माएँ ऐसी होती हैं जैसे 9 महीने में एक बच्चे को पैदा होना होता है, पर कुछ बच्चे होते हैं जो 7 महीने 8 महीने में ही पैदा हो जाते हैं, उनको समय पूर्व जन्मे बच्चे कहते हैं, उनको प्री मैच्योर बच्चे कहते हैं। उन बच्चों में जनरली क्या होता है? एक सेप्सिस नामक रोग पाया जाता है जिससे बड़े कमज़ोर टाइप के होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव टाइप के बच्चे होते हैं। तो उनके लिए, उनके उत्थान के लिए, जिससे उनकी मृत्यु ना हो, उसके लिए उन्होंने क्या बनाया? एक प्लाज्मा डायग्नोस्टिक किट बनाया। तो स्वास्थ्य एवं सेवा के क्षेत्र में इनका ये योगदान रहा है। खाद्य एवं पोषण के क्षेत्र में अगर हम देखें तो क्षीर स्कैनर इन्होंने बनाया। क्षीर मतलब जो आपका मक्खन दूध वाला होता है उसका स्कैनर बनाया। इसका एक फ़ायदा बताता हूँ मैं आपको क्षीर स्कैनर का। ये एक ऐसा इन्होंने इन्वेंशन किया है कि जो मात्र 45 सेकेंड में 10 पैसे की लागत में आपको बता सकता है कि इस दूध के अंतर्गत क्या क्या मिलाया गया है।
और कितनी क्वांटिटी में कौन कौन सी चीज़ें मिलाया गया ये तक बता देता है क्षीर स्कैनर। तो इस लेवल का इन्वेंशन है ये, आप समझ सकते हैं। 10 पैसे की लागत में 45 सेकंड के अंतर्गत आपको बता देगा कि दूध के अंतर्गत क्या क्या, दूध में कौन कौन सी चीज़ें मिलाई गई हैं, मक्खन में कौन कौन सी मिलावट की गई। जनरली होता है ना दूध वाले पानी, कोई उसमें सफ़ेद ऐसा कुछ मिला देते हैं ताकि वो गाढ़ा दिखे, तो वो सारी चीज़ें इसमें पता कर सकते हैं क्षीर स्कैनर में। डबल फर्टिफाइड नमक, डबल फर्टिफाइड नमक, आपने नमक का तो सुना होगा कि आयोडीन को हम नमक बोलते हैं, उसी आयोडीन में एक आयरन तत्व को भी मिलाया गया तो वो डबल फर्टिफाइड नमक बन गया। इसका उपयोग क्या होगा कि जो अमोनिया के रोग होते हैं उससे उत्थान के लिए ये क्या होगा, हमारे लिए काम पड़ेगा। अमोनिया रोग से निपटने के लिए डबल फर्टिफाइड नमक का इन्होंने क्या किया, इन्वेंशन किया। मोटापा रोधी डीएजी तेल इन्होंने बनाया कि मोटापा ना बढ़े आपका, तो मोटापा को नेगलेक्ट करने के लिए डीएजी तेल बना। इसके अलावा अमिट स्याही, अमिट स्याही आपने देखा होगा जब आप चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो आपके नेल्स में यहाँ पे एक वो इंक लगाते हैं, उस इंक को कहते हैं अमिट स्याही। अमिट स्याही मतलब जो मिटती नहीं है, आसानी से नहीं मिटती है। अमिट स्याही को भी CSIR ने ही बनाया है। और याद रखिएगा अमिट स्याही 1952 में बनाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। कई बार आपसे पूछ सकता है कि अमिट स्याही कब बनाया गया, तो चुनाव के लिए अमिट स्याही का निर्माण CSIR ने किया। सारस, सारस क्या है, एक विमान है, विमानन है, विमानन तकनीक है सारस। तो सारस का निर्माण भी किसने किया है, CSIR ने किया है। इसके अलावा पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का भी निर्माण किया है CSIR ने। पूरी दुनिया में CSIR एक पहली ऐसी संस्था बनी जिसने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया। इसमें क्या होगा, जो भी पारंपरिक ज्ञान होता है आपका, इतिहास का, पारंपरिक संस्कृतियों का, इन सारी चीज़ों का ज्ञान आपको कहाँ मिलेगा, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी में। और ये जनरली किन किन भाषाओं में उपलब्ध है, अंग्रेजी में है ये, अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच, जापानी और स्पेनिश, ऐसी 5 भाषाओं में ये पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी आपकी क्या है, उपलब्ध है। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण निम्न में से किन संस्थान ने किया है, तो ये आपका एक सवाल बनेगा। निम्न में से कौन सी भाषा पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी के अंतर्गत शामिल नहीं है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। इसीलिए एक एक पॉइंट टू पॉइंट में चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका एक भी यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो ये थी कुछ CSIR से संबंधित जानकारी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि SS भटनागर साहब जो थे उनके नाम से भी एक पुरस्कार दिया जाता है। तो अब हम CSIR के द्वारा दिए जाने वाला जो पुरस्कार है, CSIR से संबंधित जो पुरस्कार हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, जो कि आपका अब अंततः टॉपिक होगा। चलिए अब कुछ पुरस्कार के बारे में हम जान लेते हैं जो CSIR से संबंधित है, SS भटनागर साहब से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। सबसे पहले समझिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार क्या है। शांति स्वरूप भटनागर जी कौन है, CSIR के संस्थापक निदेशक रहे हैं, ये फाउंडर रहे हैं CSIR के, और इन्हीं के नाम पे CSIR के द्वारा क्या शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, इन्हीं के नाम से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अगर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करें तो 1957 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसे सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार के रूप में निर्दिष्ट किया। जैसे आप गोल्ड मेडल लेके आते हैं, एक होता है आपका ब्रॉन्ज, एक होता है सिल्वर और एक होता है गोल्ड। तो जिसको गोल्ड मिलता है मतलब वो एक अलग ही लेवल होता है, सबसे बड़ा। मिलने को तो ब्रॉन्ज की भी अहमियत है, सिल्वर की भी अहमियत है, परंतु इतिहास तो गोल्ड में कायम होता है। तो वैसे ही सबसे बड़े लेवल का जो पुरस्कार होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, वो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार होता है, जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अगर शांति स्वरूप भटनागर साहब के बारे में अगर हम जानें तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स आपको यहाँ बना लेना चाहिए, लिखना चाहिए, और आपको भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक पॉइंट यहाँ से आपको सवाल में देखने को मिल सकते हैं। अगर SS भटनागर के जन्म की बात करें तो 21 फरवरी 1894 को इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान का एक क्षेत्र है भेरा, उस समय जब हमारा अखंड भारत था तब, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कई बार सवाल आपसे सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि निम्न में से किस क्षेत्र में SS भटनागर का जन्म हुआ था, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और वियतनाम, ऐसा अगर आपको दे दिया तो आमतौर पे लोगों को लगेगा कि SS भटनागर तो भारत के थे, तो आप लगभग 90% लोग भारत ऑप्शन लगा देंगे, परंतु एक्चुअल में उनका जो जन्म हुआ है वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र, जो कि वहाँ का क्षेत्र है भैरा नाम का, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। SS भटनागर साहब
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भी क्या रहे हैं, पहले अध्यक्ष रहे हैं। यूजीसी के भी वो क्या रहे हैं, सबसे प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से इनको सम्मानित किया गया है। आप जानते हैं ये ब्रिटिश शासन के समय में एक बहुत बड़ा सम्मान था। तो एस.एस. भटनागर साहब को भी ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। 1941 में इनको नाइट की उपाधि दी गई थी। 1941 में इन्हें नाइट की उपाधि दी गई। 1943 में इन्हें फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन में इनको चुना गया। क्या होता था, एक चुनाव होता था जिसमें फेलो चुना जाता था। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के लिए एक फेलो चुना जाता था। तो 1943 में एस.एस. भटनागर साहब को भी चुना गया फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन में। और 1954 में भारत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जिसको पद्म विभूषण कहा जाता है, उससे भी इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। तो ये एस.एस. भटनागर साहब से संबंधित कुछ विशेष तथ्य थे। मेरा उद्देश्य आपसे ये है कि आपके पेपर में एक भी सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत डिटेल में पढ़ें अब, क्योंकि पेपर अब आपका हवा के लेवल में नहीं आएगा। ऊपर चीज़ें आप पढ़ के पेपर क्वालिफाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरी कोशिश हमेशा से ये रहेगी कि मैं आपको चीज़ें एकदम विस्तृत लेवल में समझाऊं, उसके कॉन्सेप्ट समझाऊं, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, उनको जान सकें और आपको रिवीजन करने में भी दिक्कत ना हो। आपसे एक अनुग्रह और है कि आप इन चीज़ों के प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाएँ। नोट्स नहीं बनाएंगे तो संभवतः आपके पास चांसेस होंगे कि आप उन चीज़ों को भूल जाएंगे। वीडियो तो आप बाद में भी देख सकते हैं, 4 बार देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट तो आपको यूट्यूब में मिल ही जाएगा, परंतु नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको चीज़ें रिवाइज करने में बहुत आसानी से याद रहती हैं। ठीक है, इसके साथ ही ये आपका वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको और कोई वैज्ञानिक अनुसंधान को लेके मैं आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कंटेंट आपको दिया गया है, ये आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें उन लोगों तक अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सही है, कंटेंट अच्छा है, सही ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए उपयोगी है, तो आप इसको अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाले समय में ऐसे अपडेट ज़रूर मिलते रहें।